मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओएमसीज पर अब नोमुरा की रिपोर्ट आ गई है और जो एटीएफ प्राइस हाइक हुआ है उसका पूरा गणित जो है वो समझाया गया है। तो समझ लेते हैं हुआ क्या है। तो गवर्नमेंट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत जो है वो 8.5% के करीब बढ़ा दी है। ये हाइक डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर लागू होगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ये लागू नहीं होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ है? तो नोमुरा के मुताबिक ये हाइक ब्रेक इवन प्राइस से काफ़ी कम है और करंट रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइसेस हाई होने की वजह से ओएमसीज को अभी भी 64 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो एटीएफ सेल्स जो होता है वो ओएमसीज के टोटल मार्केटिंग वॉल्यूम का सिर्फ 2 से 6% हिस्सा है, यानी कि थोड़ा लिमिटेड इम्पैक्ट है। लेकिन मार्केट शेयर अभी भी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल 90% कंट्रोल करते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या नायरा एनर्जी ये बाकी के शेयर कंट्रोल करते हैं। तो अब नोमुरा कह रहे हैं कि एटीएफ डिमांड का 65% डोमेस्टिक एयरलाइन से आता है। अब लॉस तो होगा, हाँ लॉस थोड़ा कम होगा क्योंकि 8.5% ही बढ़ोतरी की गई है एटीएफ में। लेकिन लॉस कुछ इस प्रकार है, आईओसी पर 23,600 करोड़ का लॉस, बीपीसीएल पर 9,500 करोड़ का लॉस और एचपीसीएल पर 5,300 करोड़ का लॉस आंका गया है। तो एचपीसीएल और बीपीसीएल पर थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू आईओसी। तो ओवरऑल लेखा जोखा ये है कि एटीएफ प्राइस हाइक हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर ये लॉस होगा ओएमसीज के लिए, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल थोड़ा लिमिटेड है। अब आपने पेंट सेक्टर की बात की, यहाँ पर भी रिपोर्ट आ गई है, काफ़ी कॉशियस साउंड करें एचएसबीसी, एशियन पेंट्स, साथ ही बर्जर पेंट्स को होल्ड की कॉल दी है और टारगेट प्राइस भी दोनों का कट किया गया है, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो एशियन पेंट्स को टारगेट करके 2550 का टारगेट प्राइस, बर्जर पेंट्स 470 का रखा गया है। क्वार्टर 4 नंबर स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं, लेकिन ये ऊपरी स्तरों पर होगा क्योंकि एक्चुअल जो है वो कंज्यूमर डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। अब प्राइसेस वर्सेस डिमांड देखिए तो कंपनी ने 5 से 10% का प्राइस हाइक अनाउंस किया है क्वार्टर 1 से, लेकिन अगर हाइक 10 से 15% तक जाती है तो डिमांड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर असर पड़ेगा, एचएसबीसी का ऐसा मानना है। और ग्रोथ आउटलुक थोड़ा वीक रहेगा। एशियन पेंट्स 8% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा, बर्जर पेंट्स 6% और करंट कंज्यूमर डिमांड जो है वो स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन कोई अग्रेसिव मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो पेंट सेक्टर पर भी अभी कॉशियस व्यू। पेंट सेक्टर ऑब्वियसली सर, जिस तरीके से फ्यूल सरचार्ज हो रहा है और प्रेशर बनता दिख रहा है एविएशन सेक्टर पर, तो काफ़ी ब्रोकरेजेस यहाँ पर डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी इंडिगो को पसंद कर रहे हैं, बाय की कॉल है, टारगेट प्राइस 5,210 का रखा है, यानी कि 20% का अपसाइड तो देखने को मिल रहा है इंडिगो में एचएसबीसी की ओर से। लेकिन स्पाइस जेट ऑब्वियसली यहाँ पर सेल की कॉल है और 17 का टारगेट था पहले स्पाइस जेट को लेकर, अब तो 9 पर कर रहा है कारोबार। अब उसको भी कट करके आप देखें तो 5.5 के करीब कर दिया है, तो स्पाइस जेट पे तो काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, एविएशन सेक्टर पर मल्टीपल हेडविंड्स हैं, जैसा कि अभी आशीष मेंशन भी कर रहे थे। एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अप है, रुपए में काफ़ी कमजोरी हम देख रहे हैं और इस बीच फ्लाइट कैंसिलेशन काफ़ी हुए हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर जाहिर तौर पर असर पड़ा है। और फ्यूल चार्ज बढ़ाने के बावजूद अगर आप देखें तो कॉस्ट प्रेशर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है, एचएसबीसी का मानना है। डिमांड सप्लाई स्ट्रैटेजी काफ़ी वीक हो रही है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई अलाइन करना के लिए काफ़ी कुछ कर सकती है कंपनी, लेकिन इससे टिकट्स फेयर ऊंचे बने रह सकते हैं। इसलिए फिलहाल ऐसे आपको इस एविएशन सेक्टर पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। आरबीआई ने थोड़ी सर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के नियम थोड़े और सख्त किए हैं, उस पर ये रिपोर्ट है जेफरीज की। अब तो बैंक्स को अब कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन मार्केट में क्लोज करने होंगे और क्लाइंट्स को डायरेक्टली सेल करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो हटा दी गई है आरबीआई की तरफ से। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो रुपए में कमजोरी को देखते हुए ऐसा किया गया है। इससे ऐसा माना जाता है कि जेफरीज कह रहे हैं कि शायद इससे रुपए में मजबूती आए और मंडे के फ्लैट ट्रेंड के मुकाबले करेंसी में अपवर्ड बायस दिख सकता है। लेकिन बैंक्स पर इसका असर कैसा पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नुकसान आंक रहे हैं वो 4,000 से 5,000 करोड़ का नुकसान आंका गया है। पहले अनुमान 3,000 करोड़ के आसपास था, तो नुकसान थोड़ा बढ़ा है। लेकिन जेफरीज का मानना है कि ये नुकसान मैनेजेबल है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 में पूरे सेक्टर का पीबीटी अगर आप देखें तो वो 5.5 लाख करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो शॉर्ट टर्म में डेरिवेटिव्स मार्केट एक्टिविटी पर दबाव देखने को मिलेगा, मीडियम से लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग एक्टिविटी पर असर पड़ सकता है और हेजिंग स्ट्रैटेजीज और फॉरेक्स पोजीशनिंग में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी मार्केट के ऊपर ये सारे चेंजेस हमें दिख सकते हैं।
एक बार HUL डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट आई है और काफ़ी अग्रेसिव रिपोर्ट है क्योंकि खरीदारी की रहा इन स्तरों पर और टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ाया है। 2850 का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 38% का अपसाइड HUL पर देख रहे हैं। लेकिन हालांकि स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। अब खबर क्या है, तो पेरेंट यूनिलीवर ने ग्लोबल फूड बिजनेस इंडिया को छोड़कर बेचने का फैसला लिया है और इस स्ट्रैटेजी से जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा फूड से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की तरफ। तो इससे जेफरीज का मानना है कि ग्रुप में HUL की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी और इंडिया का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल टर्नओवर में अब ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में इंडिया मार्केट पर स्ट्रेटेजिक फोकस और मजबूत होगा, लेकिन कुछ क्लैरिटी भी चाहिए। तो जेफरीज ने कुछ सवाल उठाए हैं। एक कि HUL के फूड पोर्टफोलियो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पेरेंट स्ट्रैटेजी शिफ्ट का मार्जिन मिक्स पर क्या असर होगा और कैपिटल एलोकेशन और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का डायरेक्शन क्या है। तो इन सवालों के जवाब अभी भी आना बाकी है, लेकिन HUL पर इस खबर के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ डिफेंस काउंटर्स पर रिपोर्ट आई है। HAL पर CLSA की रिपोर्ट है और BEL पर भी रिपोर्ट आ गई है। BEL पर थोड़े मिक्स्ड व्यूज हैं और HAL पर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आई है। कल हमने देखा डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी रैली थी। HAL पर CLSA ने आउट परफॉर्म की लिस्ट रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो थोड़ा सा कट किया है। 5175 का टारगेट प्राइस प्रीवियसली 5436 का था। कुछ कंसर्न्स हैं, GE इंजन्स में डीले अज्यूम किया जा रहा है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के लिए EPS थोड़ा कट किया है 3 से 6%। लेकिन अगर आप देखें तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और फाइनेंशियल ईयर 27 में रेवेन्यू का विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। वहीं BEL की बात करें तो यहाँ पर CLSA काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन नोमुरा थोड़ा न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं। लेकिन BEL फाइनेंशियल 26 का ऑर्डर इनफ्लो जो हमने देखा वो 65% बढ़ा है गाइडेंस से भी ज़्यादा और फर्स्ट हाफ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो $6.5 बिलियन का ऑर्डर आ सकता है। तो की कैटलिस्ट यही होगा कि इंडिया का $3 बिलियन प्लस QRSM प्रोग्राम, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो BEL पर मिक्स्ड व्यू और HAL पर एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आती हुई। ओके।